अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। एक नेकी का दिलाने अजर ये 70 गुना। एक नेकी का दिलाने अजर ये 70 गुना। कुल्द का हकदारी करने, कुल्द का हकदारी करने रब का मेहमा आ गया। अहले ईमा को मुबारक माह रमजान आ गया। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
अजर ये 70 गुना, एक नेकी का दिलाने अजर ये 70 गुना, कुल्द का हकदारी करने, कुल्द का हकदारी करने रब का मेहमा आ गया। अहले ईमा को मुबारक माह रमज़ान आ गया। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी बिसात बिछाने में लग गई हैं। इस बिसात में सेक्युलरिज्म वो तत्व है जिसे सभी अपने खेमे में रखना चाहते हैं। राजनीति के इस कालखंड में राजनीतिक पार्टियां खुद को सेक्युलर बताने की होड़ में हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अब सेक्युलरिज्म पर जंग छिड़ चुकी है। मोदी ने कल कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि चुनाव आते ही कांग्रेस सेक्युलरिज्म का बुर्का पहनकर बंकर में छुप जाती है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में एकाएक तूफान आ गया। क्रोध से भरे स्वर के साथ कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने जवाबी हमला बोला। तेरा सेक्युलरिज्म, मेरा सेक्युलरिज्म। अब ये लड़ाई छिड़ चुकी है, जो कम से कम इस बात की गारंटी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक जरूर जारी रहेगी। बुर्का तो बहाना है, असल लड़ाई वोट बैंक को लेकर है। बीजेपी अपना पुराना जनाधार वापस लाने की जुगत में है। जो वोटर 90 के दशक में बीजेपी के साथ थे और सत्ता तक पहुंचाने में उन्हीं का हाथ था, वक्त बीते, समीकरण बदले और बीजेपी का भरोसेदार जनाधार छिटक गया। अब बीजेपी मोदी के जरिए वही वोट बैंक फिर से अपने पाले में लाना चाहती है। इसलिए जब मोदी भी सेक्युलरिज्म पर कुछ बोले तो जवाबी हमला होना लाजमी था। अब ये सेक्युलरिज्म की बात को भी मुद्दा बनाना, उनको क्या भारतीय संविधान के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है? भारत के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है? भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म वर्ड है। भारत की राजनीति में इन दिनों किन दो बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये राजीव शुक्ला के बयान से जाहिर हो ही जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और सेक्युलरिज्म को लेकर सियासी खींचतान जोरों पर है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। धर्मनिरपेक्षता ही इस महान लोकतंत्र देश का आधार है। लेकिन इन दिनों देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पुणे में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर आरोप लगाए और कहा कि जब जब कांग्रेस पर संकट आता है तो वह सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन के छिप जाती है। मोदी के इस बुर्के वाली बात पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार करते हुए मोदी के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े कर दिए। अजय माकन ने मोदी पर सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का गुणगान किया। सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। चुनाव आने से पहले सेक्युलरिज्म का बुर्का कौन पहनता है और कौन उतार फेंकता है, इस बात को लेकर अजय माकन से पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी मोदी पर अपनी जुबानी तीर छोड़ चुके हैं। के अल्फाज मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, हमेशा सेकुलर राजनीति करते हैं। चुनाव आए तब भी और ना आए तब भी। लेकिन जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का बुर्का उतार देते हैं, वो राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस ही नहीं, सालों से बिहार में एक दूसरे के साथ गलबहिया करने वाले जेडीयू ने भी इस सेक्युलरिज्म को लेकर मोदी पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रतिदिन जो बातें सामने आ रही है वो इस बात को पुख्ता करती है कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही निर्णय लिया, दुरुस्त निर्णय लिया। ये तो एक एक करके बात सामने आ रही है।
जो कहा जाता है कैट इज नाउ आउट ऑफ बैग। ये तेरा सेक्युलरिज्म, ये मेरा सेक्युलरिज्म। इन दिनों इस बात को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा है। अगर कांग्रेस खुद को सच्ची सेक्युलर पार्टी बताती है तो वहीं बीजेपी भी मोदी के बयान के बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया को कांग्रेस का असली चेहरा करार देती है। देखिए, जिस प्रकार से जो लोग आज मोदी जी को क्रिटिसाइज करने में सुबह से लगे हुए हैं, वो उन्हीं का जो पॉइंट है उसको प्रूव करते हैं। तब इस तरीके के विषय उठाकर वो अपना जो पहिया है उसी दलदल में, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और उसी के सियासत के तहत ये काम हो रहा है। और इस दौरान समय आ गया है कि इस सांप्रदायिकता के बुर्के के जो झाल है उसको हटाया जाए और कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा अच्छी तरीके से देखा जाए। सेक्युलरिज्म को लेकर लड़ाई चल रही है। कांग्रेस खुद को सच्ची सेक्युलर पार्टी बताती है तो मोदी कांग्रेस पर सेक्युलरिज्म का बुर्का पहनकर खुद को बचाव करने की बात कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का कुछ और ही कहना है। मैं बार बार जोर देके इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आर्टिकल क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि सारे पॉलिटिकल क्लास का ध्यान मैं इन मुद्दों की ओर लाऊं और उनसे कहूं, आप जो देश में चर्चा पैदा कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार चर्चा है, उससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। तो भैया, देश की राजनीति काफी बदल गई है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन नेता किसी न किसी बहाने एक दूसरे पर आरोप न लगाते हो। लेकिन इन दिनों जो राजनीतिक दल मोदी और सेक्युलरिज्म पर सिर्फ फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, पर देश तो वही, राजनीतिक दल भी वही है। लेकिन अब राजनीति का तरीका शायद बदल गया है। नहीं तो जिस सेक्युलरिज्म की बात हमारे संविधान में की गई है उसका माखौल उड़ाने में किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और ये कह रही हैं कि वो कम्युनल है, मैं सेक्युलर हूं। कुछ कह रही हैं कि मैं सेक्युलर हूं, वो कम्युनल है। आखिर ये विवाद है क्या, माजरा है क्या? क्या सेक्युलरिज्म हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है? क्या इस शब्द के वाकई में ऐसे मायने हैं जो हर पार्टी अपनी तरह से उसको अदल बदल कर सके? क्या ये पूरा चक्कर, इसी को लेकर बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से जो हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं। प्रदीप टमटा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। टमटा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल जैन साहब हैं कांग्रेस बीजेपी से हमारे साथ हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी जेडीयू महासचिव हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फजल इमाम मलिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका भी। और अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले प्रदीप टमटा जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूं, क्यों लगातार कांग्रेस या कांग्रेस के जो दूसरे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि बीजेपी जो है वो सेक्युलर नहीं है। क्या होता है ये सेक्युलर होना या फिर ना होना? देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कई आरोप लगाया। ये देश का बेसिक संविधान है जी, हमारी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फीचर है, हमारी राजनीतिक आजादी का ये बहुत बड़ा मूल्य है कि हमारा देश बहुलतावादी है, हमारे देश विभिन्न धर्मों को सबको सम्मान देता है। और इस बहस को आपने नहीं छोड़ा है। सेक्युलरिज्म का जो मजाक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता जिनको ये अपना एक प्रोजेक्ट करें उनके द्वारा उठाया गया। और ये ही मोदी का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये आरएसएस का एजेंडा है जो हमेशा हिंदुत्ववादी राजनीति की आड़ में एक सांप्रदायिक राजनीति वो आगे करके फिर आपको पुनर्जीवित करना चाहती है। कल तक विकासवाद का झंडा लेकर के आज खुद उन्हें इस सांप्रदायिक बहस को उठाया है। हम कह रहे हैं इस देश के तमाम लोगों का स्वीकार ये देश सबका है। इस देश रहने विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न बहुलतावादी समाज है। ये हमारा बुनियादी सिद्धांत है। ये कांग्रेस पार्टी के नहीं, इस देश की रगों में बसा हुआ सिद्धांत है। इसका मौखौल भारतीय जनता पार्टी और उठा रही है। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो निश्चित स्थापित सिद्धांत है, जो बुनियादी हमारी मान्यताएं हैं, उनको आप क्यों कमजोर करने का कोशिश कर रहे हो? चलिए, मैं बिल्कुल बीजेपी हमारे साथ है, उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण जी जेडीयू से हमारे साथ है। अरुण जी, आपके भी जो बड़े नेता हैं, नीतीश जी हैं, दूसरे भी बड़े लीडर्स हैं, शिवानंद तिवारी साहब हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। क्या होता है ये सेक्युलर होना? किस बात को लेकर आपत्ति है मोदी के चरित्र से या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या है ये सेक्युलरिज्म आपकी पार्टी और आपकी समझ में? देखिए, हमारी पार्टी या किसी पार्टी का सेक्युलरिज्म का कोई समझ नहीं है। जी। सेक्युलरिज्म एक सिद्धांत है जी, जिस पर देश आधारित है और सेक्युलरिज्म के आधार पर जो है पूरा ये देश चल सकता है जी, ये समाज चल सकता है। ये हमारा सिद्धांत रहा है।
जहां तक बीजेपी का सवाल है और हमको आपसे जो चूंकि हम एनडीए में रहे हैं, जी। आप लोग हम लोग समझती हैं कि हम लोग एनडीए में रहने से बीजेपी के साथ हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं था। हमने जो बीजेपी के जो भी ऐसे मुद्दे थे जो सेकुलरिज्म के ऊपर आक्षेप करते थे, उनको हमने किनारे कर दिया। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, ऐसे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, ये 3 ऐसे विवादास्पद मुद्दे थे जिससे झलकता था बीजेपी के साथ कि ये कम्युनलिज्म की तरफ जाते हैं या सेकुलरिज्म पर आंच आती है। इसलिए हम लोगों ने उस मुद्दों को रख करके उनके साथ समझौता किया। लेकिन और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समझे भी कि बिना उसके यह देश नहीं चल सकता है। इसलिए अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली तो उनको लगा कि देश भर में पता नहीं क्या कर देंगे वो। ठीक है, 2 से पहुंच गए वहां तक, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति कभी भी नहीं हो सकती है इन मुद्दों पे। इसलिए उनको भी लगा और वो हमारे साथ जुड़े। मतलब हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि ये सेक्युलर होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल किसी एक धर्म को लेकर के चलने वाला व्यक्ति सेकुलर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति हर धर्म का आदर करता हो वही व्यक्ति सेकुलर होगा, और यही हमारे देश का बुनियादी सिद्धांत। बिल्कुल। जैन साहब, अब मुझे आपसे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस से हमारे साथ टमटा जी उनको भी सुना, अरुण श्रीवास्तव जी को भी आपने जेडीयू से सुना। क्यों बीजेपी को लेकर इतना ज्यादा उसका कैरेक्टराइजेशन किया जा रहा है कि ये वो पार्टी है जो सेक्युलर नहीं है, और लगातार पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज को बड़ा प्रमोट कर रही है, एक हवा क्रिएट कर दिया है? देखिए, मैं टमटा जी की बात तो बहुत ढंग से सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज ठीक नहीं थी, लेकिन अभी श्रीवास्तव साहब की बात सुन रहा हूँ। जी। बड़ी विडंबना है इस देश में। सेकुलरिज्म ना तो ये डिफाइन कर सकते, ना टमटा जी डिफाइन कर सकते, ना मैं डिफाइन कर सकता। नहीं, डिफाइन है, करना की जरूरत नहीं है। इनको बहुत अच्छे से डिफाइन है। आप सुनिए, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, एक सेकंड भी। कहिए जैन साहब, कहिए। मैं कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म ऑलरेडी डिफाइंड है और सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की बहुत अच्छी व्याख्या की हुई है। सेकुलरिज्म और क्या है, सर्वधर्म समभाव क्या है, ये सबकी समझ में आता है। भाजपा इस बात को ना तो किसी का तुष्टीकरण के लिए सेकुलरिज्म का उपयोग करती है, ना किसी के अपीजमेंट के लिए सेकुलरिज्म का उपयोग करती है। इन लोगों का जो आलाप है, सेकुलरिज्म का जो आलाप लागा जाता है, वो केवल इसलिए कि अगर कोई इन लोगों में से किसी ने अभी तक कोई मुस्लिम इश्यू पर, वहां पर क्या कट्टरवादी बातें नहीं हुई, किसी इश्यू पर बोला आज तक? इन लोगों को अगर मुस्लिम इशू कोई है तो बोलेंगे नहीं, हिंदू कोई इशू है तो उसको सेकुलरिज्म के पैमाने में लाएंगे। दोनों के लिए बराबर पैमाना रखिए। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का अधिकार है और उनको पहला अधिकार मिलना चाहिए, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? इस बात को कहने का अर्थ है कि ये आप केवल तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, इससे ना मुसलमानों का भला कर रहे हैं, उनको वोट की वस्तु बनाकर छोड़ रहे हैं। और इन लोगों में बंदरबाट लगी है कैसे मुसलमानों के एक मुश्त वोट हमारे पास आ जाए। इस बात की पुआ में ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। और मेरा बड़ा विनम्रता से ये कहना है कि कांग्रेस इस समय इस वाद विवाद को बढ़ाना चाहती है कि सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये और वो। कांग्रेस असली मुद्दों से देश को भटकाना चाहती है। रुपए की कीमत इतनी गिर गई है, इसकी फिक्र नहीं हो रही है इस वक्त। किसी बात की फिक्र ज्यादा है कि कौन सेक्युलर है, कौन कम्युनल, और शायद यही वजह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। फिक्र सेकुलर और कम्युनल की, देश सेकुलर और कम्युनल से नहीं चलना। देश चलना है आर्थिक मुद्दों से, देश चलना है भ्रष्टाचार मुक्त समाज से, देश चलना है संवैधानिक संस्थाओं से, जिस पर कांग्रेस कुठाराघात। बहुत बढ़िया जैन साहब, बहुत बढ़िया। और फिलहाल अग्निमा दुबे हमारे साथ हैं, आपसे आगे चलना है। महंगाई पर कंट्रोल करने से, देश महंगाई पर कंट्रोल करने से चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। अग्निमा जी से फिलहाल मैं जानना चाहती हूँ, सुरक्षा और भाई सुरक्षा खींचातानी हो रही है। आपने टमटा जी को सुना, जैन साहब को सुना, श्रीवास्तव जी को सुना। आम आदमी को नहीं समझ आ रहा है आखिरकार ये कौन सी सेक्युलरिज्म की चर्चा हो रही है। आम आदमी को ऐसा लगता है कि हम मुसलमान हैं, हमें भी वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम ऊंची जाति के हैं, हमें भी वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम पिछड़ी जाति के हैं, हमें भी वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सेक्युलर होना क्या है, क्या वो इससे समझे। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आखिरकार इस टर्म के मायने क्या है। वरना आज जो मोदी का कल बयान आया बुर्का वाला, और उसकी जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की आई कि सांप्रदायिकता के नंगेपन से बेहतर है बुर्के के पीछे छिपना या जो भी उसकी राजनीति करना, वो शब्द वो उस तरह से है। तो एक तरह से कांग्रेस ने मान लिया कि बेहतर है, लेकिन
कांग्रेस ने मान लिया कि वो राजनीति कर रही है, अगर हम इसका अर्थ निकाला जाए, क्योंकि उसने विकल्प कहा कि इससे ज्यादा बेहतर है, ये सांप्रदायिकता नंगापन करने से बेहतर है कि बुर्के की उसके पीछे आप छुप जाइए, राजनीति कर लीजिए पीछे बैठ के पर्दे एक पर्दा लगा के। तो वही कांग्रेस यहाँ पे कर रही है और पिछले अभी से नहीं कर रही। अगर हम 60 साल से देखें, जब से देश आजाद हुआ है, तब सबसे पहले हज यात्रा में जो सब्सिडी थी वो नेहरू ने शुरू करी थी, जबकि 57 कितने मुस्लिम कंट्रीज है, किसी में सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो आप धीरे धीरे ऐसे कदम, फिर शाहबानो का केस आया, फिर और भी कई मसले आए। तो कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है मुसलमानों को बिल्कुल, इस मसले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, ऐसा आप कह रही हैं। और इस चर्चा को जारी रखेंगे। अग्निमा जी, फजल जी से भी मैं रिएक्शन लूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं और ब्रेक के बाद बहुत जल्द करते हैं वापसी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं प्राइमेट और चर्चा हो रही है सेक्युलरिज्म पर। जिस तरीके से पार्टीज इस पर बहस कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बहस कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हर एक के लिए एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और वो उस कॉन्सेप्ट में खुद को सबसे बेहतर समझने की कोशिश में है। लगातार हमारे साथ चर्चा में हमारा होनहार पैनल मौजूद है। अग्निमा दुबे जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जिक्र किया था कि हज की जो सब्सिडी है वो नेहरू जी ने शुरुआत की और उस समय किसी दूसरी कंट्री में ये प्रोविजन नहीं था। कांग्रेस ही सिर्फ राजनीति कर रही है इस पे, या बीजेपी भी करती है, दूसरी पार्टीज भी करती हैं? देखिए, बीजेपी तो जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, राम मंदिर मुद्दे, वो तो उसमें उन्होंने पॉलिटिक्स करी और उसके बाद जो भी हुआ, और जो बीजेपी को जो एक कहना चाहिए कि वो पार्टी का जो विस्तार हुआ उस मुद्दे के कारण, और वो अडवाणी जी जिनको आज अभी जेडीयू वाले गले लगाने के लिए भी तैयार हैं, उस वक्त वही अडवाणी जी बिल्कुल एकदम अछूत बने हुए थे। पता नहीं अडवाणी जी में क्या परिवर्तन देखा बाद में, जो सो कॉल्ड जो अभी बात करते हैं कि अडवाणी जी से कोई परहेज नहीं है। तो अब वही स्थिति मोदी की है, जहां मोदी अडवाणी जी जहां खड़े थे उस वक्त, और आज मोदी जहां खड़े हैं वहीं के वहीं वो खड़े हुए हैं। तो अडवाणी से परहेज जब नहीं है बहुत सारे दलों का, जैसे जेडीयू भी थे, आज की तारीख में अगर अडवाणी को आगे कर दिया था तो जेडीयू साथ ही रहता। तो ये जो राजनीति में जो कहना है फायदा उठाना, मतलब कि वो है, उसमें कोई सेकुलरिज्म और कोई कम्युनलिज्म ये सब कहीं आती नहीं है चीजें। आपको सूट कर रहा है, आपको राजनीति सूट कर रही है, तो ये आपको ही हो रहा है। आज जेडीयू को मुस्लिम वोट चाहिए, क्योंकि वहां जो बिहार में 18% जो मुस्लिम वोट, आप यूपी, अब ये देश में मुस्लिम्स की इतनी लड़ाई क्यों है? आप देखिए यूपी का अगर हम देख लें तो 80 मतलब 400 जो सीटें हैं उसमें से 173 सीटों पे तो मुस्लिम प्रभाव में, विधानसभा का दे रही हूँ, एमपी का बाद में फिगर का भी दूंगी, कि 173 हैं जहां पे मुस्लिम सबसे ज्यादा। मैं आपको बात पूरी करने का मौका दूंगी। फिलहाल टमटा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, कहिए। देखिए हमारे उन्होंने जो बातें की है, ये सेकुलरिज्म इस देश के संविधान का बुनियादी सिद्धांत है।
ये हमने इस पे नहीं बहस छोड़ी है। सेकुलरिज्म जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो 1974 में इंदिरा गांधी लेके आई थी। शुरुआत में जो शब्द था वहां पे वो शब्द नहीं था। वैसे आपकी जानकारी के शुरुआत में ये मैं आपको बुनियादी स्ट्रक्चर है इस देश के संविधान का, के बाद 75 में लाया गया था, इस देश क्योंकि उस पर राजनीति होनी थी। 75 में लाया गया, उसी को डिफाइन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अडवाणी ने मैं अब आपने अपनी बातें कह दी, अब मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए। मैं आप ही के सवालों का उत्तर दे रहा हूं, मैं उन्हीं के सवालों का। जी। आडवाणी जी ने आरएसएस की ब्रिगेड में हिंदुत्व की कम्युनल राजनीति शुरुआत की थी और आज उसी प्लेटफॉर्म में मोदी फिर आना चाहते हैं। मोदी पिछले 4 सालों से विकास की बात कर रहे थे, आज उस विकास के मॉडल को छोड़कर अरे आप फिर मेरी बात को सुनिए। ये एजेंडे को हम नहीं लाए, मोदी ने ये 2-3 सवाल उन्हीं के भाषण में ये सवाल उठाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये देश बहुलतावादी देश है। आप ही लोग ला रहे हैं, आप लोग 3 दिन से चिल्ला रहे हैं, 4 दिन से चिल्ला रहे हैं। ये आप लोगों ने ये मोदी ला रहे हैं, ये आरएसएस ला रही है, ये आप लोग ला रहे हैं। क्यों ये राइटर के इंटरव्यू को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आप लोग देश का ध्यान समस्याओं से हटाना चाह रहे हैं। ये आप लोग देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि आप चाहते हैं लोग भ्रष्टाचार का जिक्र न करें, लोग घोटालों का जिक्र न करें, लोग सेक्युलर के मामले में फंस जाएं। आप इसलिए आप चुनाव जब हार चुके हैं, आप सांप्रदायिक मुद्दे को जिंदा करना चाहते हैं। हम नहीं कर रहे सीट बचाइएगा। टमटा जी अल्मोड़ा से अपनी सीट बचाइएगा। अब की बार पिछली बार आप कैसे जीते हमको पता है। हाँ बिल्कुल हम नहीं कह रहे। ये भारतीय राजनीति का शाश्वत सिद्धांत है। सेकुलरिज्म इस देश का बेसिक फीचर है। फजल जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप सुने। वंदना, मुझे लगता है कि आज जिस हम बहस में है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, अभी उत्तराखंड त्रासदी को 1 महीना पूरे हुए हैं। आज बहस ये होनी चाहिए थी कि उसमें जो हजारों लोग मारे गए उनकी किस तरह से हम लोग उनको और उस प्रदेश को कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो भी एक देश का हिस्सा है। वो बहस नहीं हो रही है आज उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही कि वहां का विकास कैसे हो जाए। हम बुरके और खाकी निकरों के चक्कर पे बहस कर रहे हैं। अगर इस देश का विकास गलत बात आप गलत नहीं, बात बोल रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए अनिल जी। मैं आपकी बात पे चुप रहा। जैन साहब आज आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आप कुछ भी नहीं बोल एक नेता बुरके की बात करता है, दूसरा नेता खाकी निकर की बात करता है। क्या इस देश के लोग खाकी निकर और बुरकों की राजनीति पे ही विश्वास करेंगे? धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पार्टियों का राजनीतिक दलों का सुरक्षा बिल आप फिर उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। अनिल जी आपको जब मैं बोलना चुनूंगा तो आपके चरित्र भी बहुत सामने आ जाएगा। मैं जानता हूं आपका भी चरित्र और आपकी पार्टी का भी चरित्र। मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं बहुत सारी मैं बुरके के पीछे की बात करूंगा। फिर मैं उस बुरके के पीछे नहीं, मैं जानता हूँ आपके बुरके के पीछे की बात भी जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा था नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? राजनीतिक दलों का चरित्र इतना बिगड़ गया है यहाँ कि धर्मनिरपेक्षता दलों के साथ बदल जाती है। और ये जो आज हिसाब से जेडीयू के साथ है, वही मैं कह रहा हूं कि आज नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गए हैं, लेकिन वही नीतीश है जो टोपी और टीके की बात करते हैं। वे वही कभी ममता बनर्जी जब भाजपा के साथ थी तो धर्मनिरपेक्ष नहीं थी, आज वो धर्मनिरपेक्ष हो गए क्योंकि वो अलग है। तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा राजनीतिक दलों के साथ बदलती जा रही है। कल जो भाजपा में थे वो धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस में वो है तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। हम कई लोग हैं और मैं बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस में थे, जो अपराधी चरित्र के थे, जो बंदूक टोल पे लहराते थे, वो भाजपा में जाके साफ चरित्र के हो गए। तो राजनीतिक दलों का चरित्र ये हो गया है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को अपने अपने चश्मे से देखते हैं। और इस देश का सबसे बड़ा नुकसान इस धर्मनिरपेक्षता शब्द ने किया और मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ है। और अनिल जैन साहब
कह रहे हैं कि तुष्टीकरण मुसलमानों का, अरे जब जाटों का आप रिजर्वेशन देते हैं, गुर्जरों की बात होती है, सारे ये जातियों की बात होती है, राजस्थान पूरा जाम कर दिया जाता है, उनके आरक्षण की बात करते हैं, बिल्कुल उसका तुष्टीकरण वो नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान अगर क्या रिएक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, इस पर जरूर अपने पैनल से लेकर आए। फिलहाल एक बहुत छोटे से जैन साहब बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विवास को। पापा ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? बेटा ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैं के जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ब्रेक से पहले चर्चा हमारी बहुत अहम मोड़ पर और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर थी। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने जैसा वादा किया था, अनिल जैन साहब से ही मैं जानना चाह रही थी उनका रिएक्शन। अनिल जैन साहब, आप पहले एमजी वैद साहब को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। वो आरएसएस और संघ के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। एमजी वैद साहब को सुनते हैं फिलहाल, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैं तो 100% साफ हूं उनके। ठीक है, तो बात कही है। अपने को कहा कि वो मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, हम भी हिंदू राष्ट्रवादी हैं। अब लोग राष्ट्र का और राज्य का अंतर नहीं समझते, इसको हम क्या करेंगे। तो उन्होंने हिंदू राज्यवादी तो नहीं बोला, और राज्य और राष्ट्र के संकल्पनाओं में, अवधारणाओं में काफी अंतर है। राष्ट्र बड़ा होता है, राष्ट्र यानी लोग होते हैं, पीपल आर द नेशन। जैन साहब, आपने जरूर सुना होगा एमजी वैद साहब को। अब मैं आपका रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि फजल इमाम मलिक साहब पहले बहुत सही कंपैरिजन उन्होंने किया कि एक तरफ शशि थरूर जी हैं, दो कहते हैं कि खाकी निक्कर वाले, और खाकी निक्कर की तरफ जो इंडिकेशन है वो किसकी तरफ है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ मोदी जी बुर्का कह देते हैं। तो अंतर तो कहीं नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी अपनी अपनी तरीके से इस शब्द का सबसे बेहतर फायदा उठाना चाहते हैं। मैं वंदना जी, मैं पहले तो फजल साहब की इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द से
इस राजनीति को और खासकर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान हुआ है जी। और मैं उनकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि ये जातियों की राजनीति और जातियों के आरक्षण है वो उससे वो भी एक तरह का तुष्टीकरण है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लेकिन क्या है कि जो अब संविधान की व्यवस्था है, हमारे संविधान में धर्म आधारित या संप्रदाय आधारित किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान अगर बैकवर्ड है, मुसलमान अगर पिछड़ा है तो उसको जरूर सहूलियतें दी जानी चाहिए। लेकिन मुसलमान होने के कारण से नहीं, बैकवर्ड होने के कारण से, पिछले होने के कारण से दी जानी चाहिए। और बहुत वाजिब बात कही है। जी अरुण जी, आपसे भी और टमटा जी से भी मैं ये बताना चाहती हूँ। जैन साहब मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहती हूँ, मुझे लगता है उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा आपका जो तथ्य है। खुर्शीद साहब ने उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन के दौरान ये बात कही थी जब वो कैंपेन के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस जीतती है तो पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण कोटे में अल्पसंख्यकों का उपकोटा 4.5% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा। अब आप ये बताइए कि क्या मतलब था इस स्टेटमेंट का? इलेक्शन के कैंपेन में आप जाकर लोगों से ये वादा कर रहे हैं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये असंवैधानिक था, ये असंवैधानिक था। मेरा कहना ये है कि पिछड़ी जातियों में मुसलमानों की जातियां जुड़ी हुई है और उसमें बहुत सारे मुसलमान पिछड़ी जाति में पहले से आते हैं। अलग से कोटे के अंदर कोटे की आवश्यकता नहीं है। और अगर जिनको लगता है कि और जातियां जोड़ने की, मुसलमानों के और लोगों को जोड़ने की जरूरत है, वो उस तरह की बात करें। लेकिन धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, संप्रदाय आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, ये असंवैधानिक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको मना किया। और ये कांग्रेस के लोग किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को छलावा देने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए ये इस तरह के आरक्षण की बात करते हैं जो कि कोर्ट में गिर जाता है। इसका मतलब कांग्रेस के लोग जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं। टमटा जी, अब बताइए सेक्युलर कौन और कम्युनल कौन में आ जाए। दूसरी बात मैं एक बात करूं, मुसलमानों का अगर ये भला चाहते तो इन्होंने देश में मुसलमानों को गाजर लटकाने के अलावा दिया क्या है? अनिल भाई, हम क्या किया इन्होंने? आज आज देश की जो स्थिति है वो कांग्रेस के कारण है। फजल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद टमटा जी मैं आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर। जी इस बात पर बिल्कुल अनिल जी आपकी बातें वाजिब हैं। फजल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वंदना जी एक सेंटेंस में और कहता हूं, बस एक सेंटेंस के बाद बात बंद करूंगा। मेरा ये कहना है कि देश में आज की समस्याओं से भुगतने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हैं। इस बात की कोई अर्थ नहीं है। महंगाई से मुसलमान भी प्रताड़ित है, हिंदू भी प्रताड़ित है, बाकी सब प्रताड़ित है। घोटाले और भ्रष्टाचार से सब लोग प्रभावित है, आंतरिक सुरक्षा से सब लोग प्रभावित है। भाई सुरक्षा इस देश में ठीक नहीं रख पा रहे हैं, इससे सब लोग प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात ये लोग कर रहे हैं, सीबीआई को कांग्रेस पे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना रहे हैं, इससे सब लोग परेशान हैं। इसलिए देश पर बहस इन मुद्दों पर होनी चाहिए कि देश कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा। कुशासन से फजल जी अब कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म की होती बातों से देश नहीं चल सकता। कांग्रेस ने तो बहुत छलावा दिया है, कभी कभी आप भी छलावा दे दीजिए ताकि हम लोग कुछ खुश हो, कम से कम खुश होने का एक लम्हा तो मुयस्सर हो जाए इसी छलावे। छलावा नहीं देते, छलावा ही दे दीजिए, कम से कम खुश हो लें। नहीं, हम छलावा नहीं देते, हम रियल में करते हैं। अग्निमा जी कुछ कहना चाह रही है। एनडीए के 6 वर्ष के शासन में मदरसों को जितनी मदद मिली, एनडीए के 6 वर्ष के शासन में मदरसों को जितनी मदद मिली, लेकिन गुजरात में अल्पसंख्यकों के लिए जो केंद्र का पैसा गया वो वापस चला आया। लेकिन गुजरात में जो अल्पसंख्यकों के लिए पैसा गया वो वापस चला आया। टमटा जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उनको गुजरात में सारे देश के मुसलमानों की स्थिति गुजरात में सबसे अच्छी है। गुजरात में दूसरे विकास के लिए जो पैसा केंद्र का गया था वो वापस चला आया। इसकी भी चर्चा करेंगे। जी टमटा जी, जैन साहब, टमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं फिलहाल। जी अरे देखिए, फजल जी ने एक बात की जो शुरुआत के दौर में कि आज बहस चलनी चाहिए, उत्तराखंड भी इस देश का एक राज्य है, इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। बात इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए थी। गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड में आए, जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, हजारों लोग मर चुके थे, इतना बड़ा देश उसके समय था। वहां उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि उत्तराखंड के गांवों को जो तबाह हो गए, जो लोग मर रहे हैं, उनको मैं इतनी सहायता देता हूं, मैं उनके दर्द में शामिल हूं। वहां कहने लगे कि मैं केदारनाथ मंदिर के मुद्दे को उन्होंने उछाला। 15,000 गुजरातियों को मैंने अलग करवा दिया। ये नहीं कि जो देश के लोग फंसे गए उनको निकालने की बात नहीं की, ये उनका ये झूठ बात नहीं है। जी
इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। दूसरी चीज है, दूसरी चीज है, मुझे अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात के साथ। वंदना जी, ये एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखा के हिंदुओं को बरगलाने काम करती है जी। और कांग्रेस पार्टी जब मौका आ जाए तो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण दिखा करके उनका वोट अपने लेने के चक्कर में रहती है। यानी कांग्रेस पे भी आपको कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय बिल्कुल साफ तौर पर मैं कह रहा हूं। शाहबानो केस में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के मामले में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और बाबरी मस्जिद टूट गई। इसलिए दोनों पार्टियां हिंदू और मुसलमान को बांट करके अपने पक्ष में वोट इकट्ठा करने के लिए कुछ भी करती रहती है। अग्निमा जी शायद आपकी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते। जी जी, अब कांग्रेस से समर्थन क्यों ले रहे हैं? जी जी जी, मैं बताऊंगी कि अभी एक मैं ब्लॉग पढ़ रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो शायद इस चीज को व्यक्त कर देगा जो आम जनता सोचती है। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी है वो बीमारी है, कांग्रेस है वो महामारी है। और एक उसमें आगे एक टिप्पणी थी कि मोदी एक मच्छर है और कांग्रेस एक गंदा तालाब है। तो दोनों चीजें हैं। अब उसमें से देश की जनता को क्या पसंद आता है ये अब 2014 में पता लगेगा किसको चूज करती है, बीमारी या महामारी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रदीप जी ने बहुत अच्छे मुद्दा उठाया था। प्रदीप जी को बात करने दीजिए। जिस मुद्दे को प्रदीप टमटा ने उठाया था, जो नहीं वो मुद्दा केदारनाथ मंदिर की बात वो करते हैं, क्योंकि विकास बनाम आप सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता, विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूट रहा है। जिस मॉडल की बात बार बार दुहाई देती है कि गुजरात मॉडल, वो मॉडल देश में कहां तक लागू होगा, इस पे बात होनी चाहिए। और जिस चीज को और बिल्कुल करिए, यही बात करने की जरूरत है। बात हो कहां रही है, बात आप भी नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मोदी साहब बार बार उस मुद्दे को उठाते हैं। मैं अनिल जी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि कांग्रेस आज से 5-6 महीने पहले कांग्रेस विरोध की जो एक लहर थी इस देश में, आप लोगों की वजह से वो लहर आज कहीं गौन होती गई, क्योंकि आपने सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का जो सवाल इस पिछले 1-1.5 महीने में इस शिद्दत के साथ उठाया। फजल जी, क्या सिर्फ बीजेपी ने नहीं उठाया? आपको इसमें कांग्रेस को तो ये चाहिए था। कांग्रेस ने चालू किया है और कांग्रेस ये चाहती है। आप फजल साहब एकदम सही कह रहे हैं। जी जी, ये कांग्रेस कर रही है और आप इसके चक्कर में फंस रहे हैं। फजल साहब, आपकी बात 100% सही है, आपकी बात के साथ मेरा इत्तेफाक है। बोल रही है जी जी, और बहस अनिल साहब इस पे होनी चाहिए कि इस देश में भ्रष्टाचार था, महंगाई। नहीं, मोदी ने कल भी, मोदी ने जो कल भाषण दिया, कल जो भाषण दिया उसमें एजुकेशन, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, युवाओं के मुद्दे उठाए, लेकिन आप लोगों ने कोई मुद्दे पर बहस नहीं करी। एक केवल सेक्युलरिज्म के बुर्के पर आप बहस कर रहे हैं। जैन साहब, आपकी बातें सही हैं, लेकिन इतनी ही पाक साफ थी अगर आपकी मंशा, तो प्रदीप टमटा जी की बात को आप झूठ साबित नहीं कर पा रहे हैं। केदारनाथ की बात की थी मोदी जी ने, गुजरातियों को बचा के ले गए वो वहां से। मोदी ने, उन्होंने सबकी बात नहीं की। बुर्के का ही उदाहरण देना जरूरी था क्या जैन साहब? एक ऐसे शख्स के लिए जो राष्ट्र, आप मोदी जी, आप जी, मैं बोलूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। मैं एक बात, जहां तक मंदिर की बात है, मोदी जी ने मंदिर के उद्धार की बात की, साथ में वहां विकास की बात भी, और मोदी ने पैसा भेजा। वो गुजरात पहले उत्तराखंड सरकार ने लेने से मना किया, की उस चेक पर ये, और जो 15,000 की बात मोदी जी ने कभी नहीं कही। और जी उत्तराखंड से ही आते हैं, मुझे लगता है आपकी बात को वेरिफिकेशन अगर हमें करनी है तो उनसे बेहतर शख्स कोई नहीं, और वो कह रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं। नहीं, मैं उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के गाँवों को जानता हूँ, मैं उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूँ। जो है वो उनके लिए एक मुद्दा बन जाता है, हमने मदद किया, हमने मदद किया, हमने मदद किया। ये उन्होंने बिहार के बाढ़ में मदद नहीं, मोदी ने कभी नहीं मुद्दा बनाया। नीतीश जी ने पता नहीं किस गुरूर कहें, उसे क्या समझदारी कहें, उन्होंने वो पैसा लौटा दिया। वापस नहीं किया था, नहीं उस वक्त वापस नहीं किया था, 2 साल के बाद वापस किया, जब फोटो छपी थी नरेंद्र मोदी और नीतीश, उसके बाद वापस किया था। ये राजनीति करते हैं, आपने शब्दों का गलत इस्तेमाल राजनीति करते हैं। आप एंकर हैं, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आप एंकर हैं, आपको शब्दों का इस्तेमाल ठीक करना नहीं, मैं अरुण साहब, मैं वही कह रही हूँ जो इस देश के लोगों ने कहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा। आप अगर आपको मैं याद दिलाती हूँ, मैं आपको याद दिला देती हूँ, गुजरात बीजेपी में उस वक्त जो नेता मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही कि क्यों हमारी मदद ठुकराई गई नीतीश जी ने, हम तो गरीबों को पैसा दे रहे थे, हम बिहार को या नीतीश जी को पैसा नहीं दे रहे थे। वो पैसा आपने गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा? फजल जी, मुझे लगता है इस बात पे 2 साल बाद जी जी जी, मुझसे सुनिए, कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। जी जी, वहां पे पार्टी की तरफ से 20 होर्डिंग, अडवाणी जी की 20 होर्डिंग गडकरी जी की लगी थी।
रातों रात 200 होर्डिंग मोदी जी की लग गई वहां पे, जिसमें वही फोटो था जिसमें नीतीश कुमार और मोदी जी हैंडशेक कर रहे थे जी, और उसमें यह लिखा कि गुजरात हमेशा से बिहार को मदद करता रहा है और हमने इस बाढ़ में सबसे ज्यादा मदद किया। सवाल ये है, इस देश की परंपरा नहीं है। कुछ मन बड़ा करिए, कुछ मन बड़ा करिए, बड़ी बात करिए। अगर घर में आए हुए मेहमान को आप लोग भोजन पर बुलाकर निरस्त कर देते हैं, ये भारतीयता नहीं है, ये संस्कार नहीं है। जो आप लोगों ने किया, जो नीतीश कुमार ने किया अपने गुरूर में, वो सर्वथा निंदनीय है। जो अपने घर में बैठक भोजन के लिए बुलाना, मुझे लगता है कि इससे पहले ये मानसिकता नहीं है, ये भारतीयता नहीं है, ये संस्कार नहीं है, ये घमंड है, दर्प है और इसका टमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप आने वाले चुनाव में देखेंगे किस प्रकार नीतीश कुमार के दर्प का मर्दन होगा। जी जी जी, टमटा जी आप कहिए। नहीं, हमारी पूरे मुद्दे से बहस बढ़ रही है। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी क्या आ रही थी, हमने कहा भी पिछले लंबे समय से संसद नहीं चलने दी, हम फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे, हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के प्रक्रिया में थे। इन पर बहस नहीं होने दी जा रही है। मोदी जी ने 2-3 हफ्तों में जो अपनी पब्लिक मीटिंग में बहस की, वो गुजरात के विकास के मॉडल को अनिल जी आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। उस पर बहस नहीं की थी। जी। उन्होंने खुद राइटर के संवाददाता में जब 2002 के दंगों की बात आई तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया और वो कहां इशारा करना चाहते हैं, समाज के एक हिस्से को वो इंसान का दादा ने, ये सवाल उन्होंने उठाया। आजकल उन्होंने जो सेकुलरिज्म और बुर्के की बात की, ये हमने नहीं उठाई। क्या सेकुलरिज्म को इतना तुच्छ समझना चाहते हैं? जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्यों अपने मॉडल की बात करते, विकास के बात है, कांग्रेस के आर्थिक नीति पर क्रिटिसाइज करते, हम उसका उत्तर देते। सवाल आज है इस देश को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक मुद्दे आपने उठाए नहीं, सब मुद्दे सवाल पर चुनाव पर नहीं जाना चाहते। धीरे धीरे वो पूरे मुद्दे उठाए उन्होंने। 2014 में सांप्रदायिकरण करना चाहता है, सांप्रदायिक मुद्दे को बहाल करना चाहती है। ये आप लोग जबरदस्ती देश को कांग्रेस ने कभी भी इस देश में बेमेलिस्ट की राजनीति नहीं की, कभी से कांग्रेस ने डिवीजन की राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने जातियों की विभाजन की राजनीति नहीं की। आपने रुपए की कीमत गिनने का जवाब दिया, आपने सिक्योरिटी का जवाब दिया, मोदी जी ने एजुकेशन का मुद्दे उठाए, आपने जवाब दिया। आप केवल हम तो पूछना मुद्दे को आप लोग चाहते हैं देश में एजुकेशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज जवाब दिया है। बताइए पिछले 15 सालों में गुजरात के एजुकेशन का क्या हुआ है? आप एनडीए के शासन काल में हाई एजुकेशन आपकी सरकार की आपको नहीं लगता कि कहीं गुजरात में चौमुखी विकास हुआ है, एजुकेशन का भी विकास हुआ है। हमारी सरकार ने कोई आठ में नहीं है, हमारी पार्टी ने वही उत्तर दिया है जो मोदी जी ने सवाल उठाए। हमने अपने प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम इस देश के सभी वर्गों के साथ न्याय करेंगे, हम इस देश के अंदर सेकुलरिज्म है उसकी रक्षा करेंगे, हम घृणा और नफरत की राजनीति को इस देश में पनपने नहीं देंगे। ये कौन सा बुरा किया हमने? इस देश की जनता टमटा जी, जैन साहब, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अग्निमा दुबे जी को सुने, वो फिलहाल कुछ कहना चाह रही हैं। जी, आज अभी हमने दिखाया भी, यशवंत सिन्हा ने जो बात कही वही कहीं ना कहीं फजल जी भी कह रहे हैं, और मैं भी इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कह सकते हैं भूख, गरीबी, अशिक्षा और किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो भी देश की जो आज हालत है, क्या जीडीपी 5% हुई है, रुपया आप देखिए, ये जो सारे मुद्दे हैं, ये बहस इन पे ये केंद्र पे होना चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप बिहार की भी बात करें तो मोदी ज्यादा इशू होंगे वहां पे, बिहार में भी, और कोई विकास मॉडल की जो बात है वो वहां नहीं होगी। अब गुजरात का जो विकास मॉडल है वो गुजरात तक हो चुका है, मोदी भी समझ चुके हैं, तो अपनी बातें कर रहे हैं। तो बात वही है कि मुख्य जो मुद्दे हैं वो उन पे मैं दूंगी आपको मौका, बिल्कुल। जी जी, कहिए। तो यशवंत सिन्हा भले आज मोदी को उन्होंने एक तरीके से
सीख ही दे रहे हैं वो कि इन मुद्दों पे आप ज्यादा बोलेंगे तो इशू डाइवर्ट होगा, और वो हो भी रहा है। क्योंकि देश की जनता अगर मोदी को देख भी रही है तो वो ये देखना चाहती है कि वो विकास के मुद्दे पे या देश की जो समस्याएं हैं उनपे क्या वो कह भी रहे हैं, लेकिन वो कह भी रहे हैं, लेकिन अगर वो इन मुद्दों को साथ में बोलते हैं तो पूरा ध्यान जो कहना चाहिए मीडिया में आज इशू पे चला जाता है। और सबको पॉलिटिक्स करने का मौका मिल रहा है इसमें, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जोड़ना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि 92 में जब जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं उस हिंदुत्व को उस भाजपा के हिंदुत्व से अलग समझता हूं। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके बहुत बड़े अर्थ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसे डिफाइन भी कर चुका है। बहुत बड़ा अर्थ है। तो जिस हिंदुत्व का उभार था, जिसकी भाजपा बात करती है, 90 जब बाबरी मस्जिद या जो ढांचा था वो गिराया गया, उसके बाद तो भाजपा का यहाँ विस्तार ही विस्तार हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार गई और उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में भाजपा पनप नहीं पाई। तो ये इनको समझना चाहिए कि इस तरह की राजनीति, कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि उन्होंने भी उस तरह की राजनीति की और भाजपा ने भी की। दोनों आज यूपी में कहीं नहीं है, बिहार में कहीं नहीं है कायदे से। बिहार में भाजपा है, वो हो सकता है कि नीतीश जी की वजह से या नीतीश जी की वजह से, तो बात की बात सबसे बड़ा स्टेट है जहां दोनों बड़ी पार्टियां नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या केंद्र में है, वहां आज भाजपा कहीं नहीं है। 10 सीट लोकसभा में है, 30-40-50 सीट के आसपास विधानसभा में। तो ये इनको भी सोचना चाहिए कि किस तरह की राजनीति इस देश में लोग चाहते हैं। क्योंकि रोटी और भूख की परिभाषा आज सबसे पहले उसकी अगर प्राथमिकता ये छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से धर्म की जो राजनीति जो होती है, क्योंकि मुझे दिलीप कुमार साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उनसे जब मैंने पूछा था सांप्रदायिकता और मजहब के बारे में, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो आज भी मुझे याद है कि सांप्रदायिकता घर उजाड़ती है, मजहब इंसान बनाता है। और लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि घर अगर किसी का जलता है तो वो घर आग जो है न हिंदू देखती है न मुसलमान देती है, वो सबका जला देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाजिब बात है। जैन साहब अब आप कह सकते हैं। जी फैजल साहब की बात से मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं, जो इन्होंने दिलीप साहब का इंटरव्यू के लिए बात कही है, इस बात से कोई देश में इनकार नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, और मजहब अपने तक सीमित रहे, देश और समाज सबके लिए है, मजहब की कोई प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने अगर 40-45 मिनट के भाषण में एक सेंटेंस ये कहा है और बाकी 40-45 मिनट किस बात पर बोले हैं, रुपए की कीमत के बारे में बोले हैं, आर्थिक ढांचे के बारे में बोले हैं, वायु सुरक्षा के बारे में बोले हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोले हैं, एजुकेशन के बारे में बोले हैं, इस पर कांग्रेस बात नहीं कर रही है। इस पर कांग्रेस बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे से भटकाना चाहती है देश को। मेरी निवेदन आप मीडिया के लोगों से भी है, अजय माकन ने बात की है, मुद्दों पर आप कराइए, अजय माकन ने बात की है, एजुकेशन पर बात की है, ये चाहते ही यही है। इन्होंने जो घोटाले का देश बना दिया है, इस देश का स्वाभिमान जो इन्होंने गिराया है, इस देश को घोटाले का देश बना दिया, इस देश को भ्रष्टाचार का देश बना दिया, इस देश को महंगाई का देश बना दिया, इस देश को कुशासन का देश बना दिया, इस देश को गिरती जीडीपी का देश बना दिया, इस देश को इन्फ्लेशन का देश बना दिया। इन लोगों ने क्या किया है इस देश के साथ, कितना बड़ा अत्याचार किया है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये चाहते यही है कि और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। क्या आपकी सरकार ने एजुकेशन और कहने दे तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहने का मौका मिलेगा। कहिए कहिए कहिए। मैं उन्हीं चीजों पर मैं आ रहा हूँ जी। भ्रष्टाचार को उत्तराखंड में देखा, हिमाचल में देखा, कर्नाटक में इनकी पार्टी विभाजित होगी, तो भ्रष्टाचार पर इस देश की जनता को इनके लेक्चर की सुनने की जरूरत नहीं, उसने अपना चुनावी रिजल्ट भी दिया। लेकिन गुजरात में जीत गई बीजेपी, बात मोदी पे बहस क्यों हो रही है? इसका जवाब क्या है कांग्रेस के पास? वही आ रहा हूँ, और सोनिया गांधी के बिल्कुल करीबी हैं और राजनीतिक सलाहकार हैं, लेकिन उनका खैर अभी गुजरात में नहीं चला। जब आपने बोला, जब आप बोल रही थी तो मैंने कहीं टोका नहीं है। नहीं ठीक है, टमटा जी कहिए। अग्निमा जी का बीच में आपसे सवाल पूछना बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि फिर वही बात आ जाएगी। घोटाले केंद्र सरकार में हुए हैं। एक चीज पहले मैं अपनी बात तो कह लूं, फिर अपने अब इन घोटालों को भी मना कर दीजिए। टमटा जी को सुनिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उन्हें सुनते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं कर्नाटक के घोटालों की बात नहीं करूं, पूरे देश की जनता ने पारी इनके किस तरह से वहां के मुख्यमंत्री को
जाना पड़ा, किससे सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के घोटालों की बात कर लीजिए। उत्तराखंड के अंदर कुंभ जैसे पवित्र में क्या घोटाले, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। मैं बुनियादी रूप से एक सवाल आज हमारी खुद मोदी जी उधर देखे एनडीए के शासनकाल की दूसरे मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे आप अपनी बात कहने दीजिए। हाँ, कहिए। हायर एजुकेशन के बारे में बात किया। एनडीए के शासनकाल रहा 5 साल का, उनकी जीडीपी कितने 1 पॉइंट समथिंग उनके साल में काल हुआ है। मोदी जी उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में अरे कहाँ क्या गलत आंकड़े दे रहे हैं? आपकी जीडीपी 8, उसकी बात नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात कर रहे हैं। मोदी जी चीन में 20% जीडीपी की बात करते हैं, वहाँ के चाइना की न्यूज एजेंसी। अरे चीन को छोड़िए, हिंदुस्तान की जीडीपी की बात करिए। अरे आपके तो हिंदुस्तान की जीडीपी की बात करिए ना। जीडीपी खर्च हो रहा है। अरे आप हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ ले आए हो? मैं हिंदुस्तान की जीडीपी की बात कर रहा हूँ। आप बात तो सुन लीजिए, क्यों धैर्य कहाँ नहीं ले आए? चाहते? मैंने कहा क्या कि चीन की जीडीपी 20% देश की अर्थव्यवस्था ही तबाह हो जाती है। तबाही हो जाती है। एक बात सुनिए, अभी गई है सबसे डाउन 5%। एक बात सुन लीजिए जी, एक बात पहले सुन लीजिए जी। चीन की बात करें, चीन का सवाल जनता जी को नहीं पता है आर्थिक मुद्दे। अरे आर्थिक मुद्दे मैं फिर आप ज्यादा विद्वान है, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। खुद ही आप कह रहे थे भाई हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन देखिए हायर एजुकेशन में जो एनडीए का खर्च है कुल जीडीपी का 1 पॉइंट समथिंग है, हमारा 4 पॉइंट समथिंग है। मोदी जी ने कहा कि चीन ने 20% जीडीपी पे हायर एजुकेशन का खर्च किया। चाइना की न्यूज एजेंसी कह रही नहीं, हमने 3 पॉइंट समथिंग खर्च किया। तो भैया आंकड़े तो मोदी जी सही दीजिए। आपके गुजरात राज्य में पिछले 5 सालों में, पिछले 15 सालों में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, वो अजय माकन जी ने आज आंकड़ों के माध्यम से देश के सामने रखे। जो वो तर्क दीजिए पूरे अजय माकन के आंकड़े पर बात करें तो मुझसे बात करिए। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? नहीं फिर एनडीए के शासन में बड़े हैं। जी मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा, मेरे पास वक्त चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है। टमटा साहब आपकी बात हम सबने सुनी और बहुत सही आपने कहा कि कई मुद्दों पे उन्होंने बोला और उसके बाद पलटवार आपकी पार्टी और सरकार की तरफ से भी किया गया। आप फिलहाल मुझे ये टमटा जी समझाएं, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आप अगर कांग्रेस आज चुनाव में जाएगी, लोगों से मुखातिब होगी, आप लोग मिलेंगे, क्या कहेंगे उन्हें? किस तरह से आप लोग अपने आप को सेक्युलर बताएंगे? देखिए हम तो पिछले 10 सालों में अपने के यूपीए के आर्थिक एजेंडे के ले जाएंगे। यूपीए के शासनकाल में देश के 63 वर्ष के इतिहास में सबसे आर्थिक प्रगति 8% ओवरऑल रही। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का सवाल है तो हम थोड़े से पीछे हुए, लेकिन दुनिया की आर्थिक मंदी के इसमें भी भारतवर्ष की स्थिति ठीक है। वो ठीक है। पॉजिटिव कार्यक्रम में हम अपने क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म इस देश की गलत बात मत कहिए, कम से कम हम उसको डिफाइन करेंगे। चैनल पे बैठ के गलत बात मत कहिए। नहीं जैन साहब आप कहने दीजिए। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो अनिल जैन जी आप बताइए कि इस देश के सेक्युलरिज्म पर आपका क्या स्टैंड है? आप क्यों इस सेक्युलरिज्म को हमारा कहना ये है, एक सेंटेंस कहना चाहूंगी। आज की तारीख में कांग्रेस का सेक्युलरिज्म, मोदी का विरोध ही अपने आप में एक सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा मुद्दा नारा है। कोई मोदी फिनोमेना नहीं है, नहीं तभी हमारा अपना प्रतिक्रिया देते हैं मोदी की हर बात पे, तो आप स्वीकार करिए ना कि वो चुनौती है। आप कितनी प्रतिक्रिया देते हैं उस पर? अगर वो कुछ भी नहीं है मोदी तो भाजपा के अंदर एक सेंटेंस में भी कहना चाहूंगा सेक्युलरिज्म पर, लेकिन भाजपा के अंदर भी चुनौती है। चाहेंगे क्या हम एक राजनीतिक दल के रूप में जाते थे मोदी? चलिए टमटा जी मैं सेक्युलरिज्म पर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। इनका सेक्युलरिज्म केवल और केवल भाजपा का विरोध, इनका सेक्युलरिज्म हिंदू की बात करने वालों का विरोध, इनका सेक्युलरिज्म केवल अपीसमेंट का है। मुसलमानों को वोट की वस्तु बनाने का है। मुसलमानों को इंसान नहीं समझते। ये हिंदू कम्युनल राजनीति को स्थापित करना चाहते। आप एक सांप्रदायिक राजनीति की सोच, आप लोग यही कहकर मुसलमानों को डराकर और अपना उंगली सीधा करना चाहते हैं। आप लोग यही कहकर, यही डराकर लोगों को बरगलाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मोदी से कहा
राजगंज में निभाए। नहीं सर, अब वही जैन साहब, क्या जवाब मुझे बताइए। जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि आपसे सेक्युलरिज्म के बारे में पूछना ही गलत है, ये सवाल ही गलत है अगर बीजेपी से पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। क्या बीजेपी ही अकेली धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? अगर आप मुस्लिम लीग का साथ लेते हैं, अगर आप टोपी पहन लेते हैं इसीलिए आप सेक्युलर हो जाएंगे। जैसा अगर आपके अंदर थोड़ा भी सेक्युलरिज्म होता तो आप मोदी का नाम कतई आगे आप लोग नहीं लाते। आपके आरएसएस ने साफ साफ कहा है आप लोगों को मोदी फोबिया है। बहुत संक्षेप में आप जेडीयू का सेक्युलरिज्म हमें समझा दीजिए और ये मत कहिएगा कि देश के संविधान में क्या परिभाषा है। आप ये बताइए आपकी पार्टी की नजर में क्या परिभाषा है? नहीं, हम तो क्योंकि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 18% ऐसा है कि हमने दोनों धर्मों का हम आदर करते हैं, हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, लेकिन हम मुसलमानों का भी आदर करते हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं। अल्पसंख्यक की बराबरी बहुसंख्यक नहीं करेगा, हम उसके साथ जो कुछ करते हैं अग्निवा जी वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में। जी फजल जी, हिंदू राष्ट्रवाद की बात मोदी जी ने की है जी। मुझे लगता है कि उनसे कोई किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा था कि वो हिंदू हैं और राष्ट्रवाद है, क्योंकि जब मुसलमान कोई कहता था कि पहले वो मुसलमान है उसके बाद हिंदुस्तानी है, तो अनिल जैन और उनकी पार्टी जो कहती थी कि ये बहुत गलत है, वो पहले हिंदुस्तानी है बाद में मुसलमान है, ये परिभाषा बदलनी चाहिए। इंटरव्यूअर ने सवाल क्या किया है? इंटरव्यूअर ने सवाल क्या किया है? पहले सवाल देखिए। आप लोग जवाब पर राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जवाब पर टिप्पणी कर रहे हैं। पहले सवाल पूछिए। जिस इंटरव्यूअर ने सवाल किया उस सवाल को तो सुनिए। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। अग्निवा जी आप बहुत से मैंने पहले भी एक बार ये सवाल किया था कि मोदी गुजरात में कांग्रेस क्यों हारती आ रही है और गुजरात में मोदी को मुसलमान वोट क्यों मिल रहा है। इसका जवाब मैंने एक बार फजल जी से पहले भी पूछा था जब किसी और इसी तरह की बहस हुई थी। अब समय नहीं है, अगली बार फिर मैं इसका जवाब जानना चाहूंगी कांग्रेस से भी और फजल जी से भी और जेडीयू वाले साथी उनसे भी। चलिए ये चर्चा चलती रहेगी और बाकी में समय नहीं है, इसको देश की जनता भी वोट कर रहा है। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंचा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोड़े जाते हैं आपको अदम गोंडवी साहब की एक कविता के साथ जो इस पर कटाक्ष भी करती है और लोगों को बताने की कोशिश भी है कि आखिरकार है क्या सेक्युलरिज्म। मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई बंगोल है, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छोड़िए। मैं कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया।